सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डोमेन के अंदर ये चीज़ आती है और इसमें 2 बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं जी। वेरिफिकेशन से मुराद ये होता है कि हैव यू बिल्ट द प्रोडक्ट राइट, ठीक है जी, क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो सही है। और वैलिडेशन में ये आता है कि हैव यू बिल्ट द राइट प्रोडक्ट, कि क्या आपने सही प्रोडक्ट बनाई है। बड़ा माइनर सा एक थिन सी एक लाइन है इन दोनों के दरमियान, इन एक्टिविटीज के दरमियान। वेरिफिकेशन जो है ये हैंडल करता है स्पेसिफिकेशंस को, कि जो जो स्पेसिफिकेशंस आपने बनाई थी क्या वो स्पेसिफिकेशंस को आपका सॉफ्टवेयर फुलफिल करता है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन में आता है। और यूजर नीड्स जो आपने कलेक्ट की थी कि जी यूजर ने ये कहा था, यूजर को सेटिस्फाई करना जो है ये वैलिडेशन टास्क के अंदर आता है। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना जो है ये वेरिफिकेशन में आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं कोशिश करता हूं जी कि आपको ये समझा दूं कि इन दोनों में बेसिकली हमारे पास डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि वेरिफिकेशन के अंदर आपने एक रिक्वायरमेंट लिस्ट की थी कि ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर रिट्रीव करेगा रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और ये आप इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर जो है आप जब उसको वेरीफाई करेंगे तो आप रिक्वायरमेंट लिस्ट में देखेंगे कि क्या ये सर्चिंग का फंक्शन इसमें मौजूद है। आपने देखा जी सर्चिंग का फंक्शन मौजूद है, तो ये तो हो गई वेरिफिकेशन। अब आपने जब अपने सॉफ्टवेयर को चेक करवाया किसी को तो उसने कहा सर्चिंग का फंक्शन तो मौजूद है लेकिन ये सर्चिंग तो बहुत स्लो है, ठीक है। मतलब ये 1000 प्रोडक्ट में सर्च करने के ऊपर जो है वो 4 से 5 सेकंड ले रहा है, तो इस इतनी देर थोड़ी हमारा क्लाइंट जो है वो वेट करेगा प्रोडक्ट को सर्च करने में। यानी समझ आ गई बात कि यूजर की एक्सपेक्टेशन को इसने मीट नहीं किया। तो ये दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड वैलिडेशन, जिसके अंदर हम यूजर की एक्सपेक्टेशंस की मीटिंग को जो है वो के मीट होने को सेटिस्फाई करते हैं। और जिसके अंदर हम स्पेसिफिकेशन और फंक्शनैलिटीज को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे पास वेरिफिकेशन है। मसलन मैं इसकी मिसाल आपको द्राज पीके के ऊपर दे देता हूँ, अमेजोन पे दे देता हूँ, अली एक्सप्रेस पे दे देता हूँ। उसके अंदर अब तीनों ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिनके ऊपर जो है ना वो सर्च प्रोडक्ट की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यूजर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो सर्च कर सके, ये यूजर एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये वाला फर्क तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि यूजर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है जी। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर जो दूसरी चीज है वो है जी कि डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है जी। हम आम लोग पे आमतौर पे हम ये समझते हैं कि डिफेक्ट जो होता है ना ये बग होता है। हमने बग के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, हो सकता है डिफेक्ट का लफ्ज आपने ना पढ़ा हो। बग क्या होता है, आपके सिस्टम में आपके सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर जो होती है ना वो बग होती है, ठीक है। लेकिन जो डिफेक्ट है बेसिकली ये क्या है, ए डिफेक्ट इज अ वेरिएंस फ्रॉम अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। आपके प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट है, यानी अब देखें आपका सिस्टम सर्च कर रहा है उसमें कोई बग नहीं है, समझ आ रही है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो सर्चिंग जो है वो बहुत स्लो कर रहा है और उसकी सर्चिंग बेहतर हो सकती है या उसकी सर्चिंग जो है वो टाइमली नहीं हो रही, तो ये डिफेक्ट के जुमरे में आएगा। यानी डिफेक्ट के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आती है और सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी आती है। तो हम लोग आमतौर पे ये समझ लेते हैं कि और नॉन कंप्लायंस का लफ्ज भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जहां कहीं आपका सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लायंस नहीं प्रोवाइड करता, उसके साथ कंप्लाई नहीं करता, जो उसने मांगा था वो चीज कर रहा है लेकिन उतने टाइम में नहीं कर रहा, तो ये डिफेक्ट के जुमरे में आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है ये इंश्योर करती है इस बात को कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स नहीं है। ये डिफेक्ट्स को फाइंड करती है और डिफेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो ये काम करती है, ठीक है। और एक बात ज़हन में रख लें, अगर आप ये समझें कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका डिफेक्ट फ्री होगा या उसके अंदर डिफेक्ट्स होंगे ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये कितनी अच्छी कोटेशन है करनी खान की कि डेथ, टैक्सेस एंड बग्स आर ओनली अनसर्टेनिटीज इन द लाइफ ऑफ ए प्रोग्रामर। हम आमतौर पे ये समझते हैं कि जी मौत अनसर्टन होती है, लेकिन एक प्रोग्रामर की जिंदगी के अंदर बग का आ जाना,
डिफेक्ट का आ जाना, आप बिल्कुल सही, यानी ये तो कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो डिफेक्ट्स रह जाते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर की लाइफ के अंदर जो डिफेक्ट है ये क्वाइट नेचुरल है। इस डिफेक्ट से बचने के लिए जो काम किया जाता है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इतना टाइम डेवलपमेंट पे नहीं सर्व किया जाता, इतनी एफर्ट और इतनी लागत, इतनी कॉस्ट, इतनी पेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे नहीं होती जितनी पेन जो है वो टेस्टिंग पे की जाती है। समझ आ रही है? बीटा रिलीजेस की जाती हैं, यूजर के किए जाते हैं, सर्विस पैक्स फिर बाद में जारी किए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेंस्ट इट्स रिक्वायरमेंट। टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बग्स को हम फाइंड करना शुरू कर देंगे, बग्स तो हमारे सामने जो है ना वो कंपाइलर ही लेके आ जाता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आपने अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना है, स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट आपने अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना है, यूजर नीड्स के साथ कन्फॉर्मेंस कन्फॉर्म करना है आपने अपने सॉफ्टवेयर को और आपने अपने तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अब आपने सोचना है। अब आपने वो छोटे स्पेक्ट्रम में नहीं सोचना कि आप अब सी प्लस प्लस के एडिटर के अंदर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें आपने एक बग को तलाश किया और उसको डी बग कर दिया। उस स्पेक्ट्रम से बड़े स्पेक्ट्रम में आ जाएं कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आइदर दे आर फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने वेरीफाई भी करना है और उनको आपने वैलिडेट भी करना है। वेरीफाई से मुराद है स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक देखना और वैलिडेशन से मुराद है यूजर एक्सपेक्टेशंस और यूजर नीड्स के हवाले से जो है ना वो उनको देखना चाहिए। ठीक है जी, तो इतना कुछ आपको अंदाजा होना चाहिए सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के हिसाब से जी। ठीक है जी, अब हमारे पास जो टेस्टिंग होती है इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं जी, मतलब उसके लिए मैंने यहाँ पे देखा जी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फैक्टर्स क्या हैं, कितनी चीजों से हम चीजों को इसको इंश्योर करते हैं टेस्टिंग को जी। इसमें कुछ प्रोडक्ट के क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं, करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इंटेग्रिटी है, यूजेबिलिटी है, कुछ प्रोडक्ट रिवीजन के हिसाब से हैं, कुछ प्रोडक्ट ट्रांजिशन के हिसाब से हैं। मसलन आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके नतायज, उसकी आउटपुट, उसकी करेक्टनेस क्या है, उसके नतायज जो हैं वो कितने परसेंट तक ठीक हैं, ठीक है, वो कितनी जल्दी वो नतायज को जनरेट करता है, क्या वो टाइम बॉन्डेड टास्क को फिल करता है कि नहीं करता, इंटेग्रिटी, उसकी सिक्योरिटी जो है वो कितनी है, अनऑथोराइजेशन एक्सेस के अगेंस्ट उसका क्या है, यूजेबिलिटी से मुराद ये है कि वो इजी टू यूज है। जैसे मैंने आपके सामने अभी मिसाल दी, क्योंकि मेरा मेरा अपना जाती फील्ड डेवलपमेंट भी है, प्रोग्रामिंग भी है, ई कॉमर्स स्टोर भी है, तो मैं और ये चीजें आप सारे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैं कोई और सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल दूंगा तो शायद आप उसको ना समझ सके। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कम से कम द्रास डॉट पी के या किसी ऐसी प्रोडक्ट को यूज ना किया। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा एक शॉपिंग वेबसाइट पे जाता है तो उसे या ऐप पे जाता है तो वो आसान से आसान होनी चाहिए, ये सारी चीजें यूजेबिलिटी में आती हैं। अब प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक बंदा आपसे एक प्रोडक्ट बनवाता है, हमने याद है हमने शुरू में ये कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक सॉफ्टवेयर क्या है, वो प्रोग्राम है, वो डाटा है और डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी प्रोडक्ट है, उसकी मेंटेनेबिलिटी कितनी आसान है। ये ना हो कि उसमें एरर आ जाए तो कल को आपसे बनवाया गया था आपकी कंपनी से और वो किसी और कंपनी से अब कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया तो वो मेंटेनेबल ही ना हो उनके लिए, उसमें से एरर को तलाश करना या उसके डिजाइन को देखना मुश्किल हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन उसकी इतनी अच्छी ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद इसके अंदर क्या है कि आपका जो सिस्टम है इसमें अडॉप्शन कितनी है, इसके अंदर जो रिस्पॉन्ड टू चेंज है ये कितना है। आप देखें यूनिवर्सिटीज के सॉफ्टवेयर की हम बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम सिस्टम है, बोर्ड के एग्जाम सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एनरोलमेंट सिस्टम है। आपको पता है यूनिवर्सिटीज हो गए, बैंक्स हो गए, इन तमाम का अपना सॉफ्टवेयर हाउस होता है। वजह उसकी क्या होती है, वजह उसकी यही होती है कि सॉफ्टवेयर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस
चेंज होती रहती हैं। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन ने चेंज होना है तो इसका मतलब है उनके सिस्टम ने भी अपडेट होना है। तो वो सिस्टम्स क्या हैं? वो सिस्टम फ्लेक्सिबल एनफ होने चाहिए कि जब चाहें उनके अंदर हम आसानी से जो है ना वो चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, जिस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम है, अब उसके अंदर आप देखें जब शुरू में ये लॉन्च हुआ तो इसमें ये था कि जी आप जब तक डेट नहीं एंटर करेंगे अपने डोमिसाइल की तो ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें उस कंडीशन को वेव ऑफ करना पड़ा। ठीक है ना, तो इस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। टेस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी सिस्टम को टेस्ट करना कितना आसान है, समझ आ रही है? उसकी टेस्टिंग जो है वो कहीं मुश्किल तो नहीं है, कोई इनफिजिबल टेस्टिंग तो नहीं है कि उसको टेस्ट करना ही इतना मुश्किल है कि उसको टेस्ट किया ही नहीं जा सकता, या उसका टेस्ट केसेस की तादाद ही इतनी ज्यादा है कि वो हम आगे जाके देखेंगे टेस्ट केसेस क्या है। पोर्टेबिलिटी, उसे माइग्रेट करना, उसे शिफ्ट करना फ्रॉम वन हार्डवेयर टू अनदर हार्डवेयर। रीयूजेबिलिटी से मुराद क्या है कि हम उसे अगर रीयूज करना चाहते हैं, आपने सिस्टम बनाया, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल आपको देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम में वो स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन चलाते हैं, एग्जाम में वो फॉर्म वगैरह ऑनलाइन सबमिट होते हैं। तो क्या आपका एग्जामिनेशन सिस्टम या आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो सेम है दूसरे में भी और वो वहां दोबारा इस्तेमाल हो सकें? समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम जी। इंटर ऑपरेबिलिटी से मुराद ये है, ये तो आजकल का आम फीचर है जी। क्या आपका सिस्टम एक से ज्यादा एनवायरनमेंट में भी रन कर सकता है? आप उसको चाहें तो आप उसे क्रोम में चला लें, आप उसे चाहें आप उसे किसी और ब्राउजर में चला लें, आप चाहें तो उसे मैक सिस्टम पे चला लें, यानी जो हमारे पास मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटर ऑपरेबिलिटी से ये सारे फैक्टर्स हैं। ये वन लाइनर डेफिनेशन है जी, मैंने समझा दिया आपको, फिर भी आपने इस लिंक की मदद से करेक्टनेस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी, इन सारी चीज़ों को वन लाइनर या दो टू लाइनर हैं, इनको जी आपने पढ़ लेना है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या है, ये चीज़ें आपके क्वालिटी फैक्टर्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर है 100% होने चाहिए। समझ आ रही है जी बात की आपको या नहीं? मैं तो मेरा ख्याल है कि मैं काफी देर से तकरीर किए जा रहा हूँ जी। और या तो आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं कि आप चैट विंडो में कोई सवाल नहीं कर रहे, ठीक है, और या फिर ये है कि बस ऊपर से गुजरा जा रहा है, ठीक है ना। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आ रही हो। हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेयर कर रहे हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए किसी न किसी, ठीक है जी। तो कंक्लूड करते हैं जी हम आज की बात को, और सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे जी। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और क्वालिटी फैक्टर्स को एंश्योर करने की जो हमारी टेक्नीक है, वो टेक्नीक हमारे पास है जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया। अगर आप सर की बुक पढ़ेंगे तो आप कम से कम ये क्वालिटी एश्योरेंस तो ऑलमोस्ट मैंने जितना कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो जो जिन लोगों के पास अच्छा टाइम है, ये ज़हन में रख लें बेटा, जितना टाइम आप इस अपनी ज़िंदगी में स्पेयर कर सकते हो ना, इस टेस्ट के लिए स्पेयर कर लो। समझ आ रही है? कोई छोटे-मोटे अगर कुछ टारगेट्स भी हैं तो उनको आगे पीछे कर लो। ये 1 महीना, 1.5 महीना टेस्ट दें पूरी मेहनत के साथ, ठीक है? तो ये 1 डेढ़ महीने की मेहनत आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी को सेटल कर सकती है, ठीक है? तो कोई छोटी-मोटी मसरूफियात हैं तो उनको तर्क कर दें, 4-4 5-5 घंटे हम सोशल मीडिया को दे देते हैं। मैं भी उसी में शामिल हूँ, आज मैंने 3 घंटे ऐवें ही बैठा-बैठा जो है ना, वो सोशल मीडिया को देता रहा, हालाँकि सुबह मेरा पेपर है। तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं अगर 3 घंटे पढ़ता तो 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ लेने थे, ठीक है ना? लेकिन कोशिश करें अपने आप को मोल्ड करने की, अपने आप को कंपेल करने की कि आप जो है ना वो किसी तरीके से मोटिवेट करते हुए जो है ना वो इस तरफ आएँ। सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें किस तरह इंश्योर होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वो इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं,
और इसी तरह देखें क्वालिटी पे जाएँगे तो वहाँ पे बात आ जाएगी जिसके ज़रिए हम डिबग अपने सॉफ्टवेयर की बग्स को दूर करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स कितनी मीट हो रही हैं, इसको चेक कर सकते हैं। हमारी इनपुट्स कितना करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, हमारे फंक्शंस, हमारे प्रोग्राम जो हैं, वो क्या एक्सेप्टेबल टाइम के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ये यूज़ेबल भी है या नहीं है, अगर हम इसको इंस्टॉल करें और रन करें उस एनवायरनमेंट के ऊपर जिसके लिए ये बनाया गया है, तो क्या ये इंस्टॉल हो जाएगा और क्या ये अचीव करेगा जनरल रिजल्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स डिजायर। जिस बंदे ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन जिन यूजर्स ने, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कल मैंने बता दिया था, क्या ये उन तमाम स्टेक होल्डर्स की डिजायर्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है जी। इसकी बहुत सारी एग्जाम होती हैं, इसमें जो यानी काफ़ी सारी इसकी अप्रोचेज़ हैं, स्टैटिक टेस्टिंग है, डायनामिक टेस्टिंग है। हम इन नोट्स की मदद से देखने की कोशिश करते हैं जी, इसमें क्या है। ठीक है जी, हमें टेस्टिंग करने से पहले और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे ऑफ द मतलब कि जी जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है 2 बंदों का भी सॉफ्टवेयर हाउस होता है, 6 बंदों का भी सॉफ्टवेयर हाउस होता है। लेकिन जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते हैं, उनके अंदर टेस्टिंग डिपार्टमेंट ही अलहदा होता है और उसे एसक्यूए डिपार्टमेंट कहा जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। उसके सारे डिपार्टमेंट में कोई टीम होती है या उसके कुछ बंदे होते हैं जो एक टीम के अंदर मौजूद होते हैं जिन्होंने टेस्ट करना होता है और इन सारों को लीड कौन कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इनको लीड कर रहा होता है। अब आप जिस बंदे से टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, आपको उसको ग्रिप होनी चाहिए उस डोमेन के ऊपर। आपने आपके सॉफ्टवेयर में हाउस में अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है लेट्स सपोज ई कॉमर्स का, तो आप उस टेस्टर को सिलेक्ट करेंगे, एसक्यू टीम के उन प्रोफेशनल्स को देखेंगे जो ऑलरेडी जो है वो कॉमर्स रिलेटेड डोमेन के ऊपर काम कर चुके हैं और उन सिस्टम्स को चेक कर चुके हैं। डोमेन से मुराद यहाँ पे ये है इन डेप्थ नॉलेज उन्हें होना चाहिए सिस्टम का भी और रिक्वायरमेंट्स का भी जो यूजर ने उनको दी है, ठीक है। टेस्ट केस टेस्टर जो होता है कैन नॉट राइट टेस्ट केसेस टू वेरीफाई एंड वैलिडेट। देखें जी वेरिफिकेशन, अब टेस्ट केसेस हमारे पास क्या है। टेस्ट केसेस जो होते हैं ना ये आपका एनालिस्ट लिखता है। ये देखें टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा। आप अपने सिस्टम को कैसे चेक करेंगे? हम अपने सिस्टम को चेक करने के लिए जिस बंदे ने इस सिस्टम को प्लान किया है, जिस बंदे ने इसको डिजाइन किया है, ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। जिस बंदे ने इस सिस्टम को प्लान किया है और जिस बंदे ने इसको टेस्ट किया है, समझ आ रही है? वो वो बंदा जो है वही टेस्ट फेजेस भी बनाता है, वही टेस्ट केसेस भी बनाता है कि इस सिस्टम की वैलिडिटी और वेरिफिकेशन को जो है वो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे। समझ आ रही है ना कि आपने इसको टेस्ट कर लिया है। ये विकिपीडिया का लिंक ही है जवेरिया, ये मैं शेयर कर देता हूँ अगर मैंने इससे पहले शेयर नहीं किया तो, ठीक है। तो उस बंदे ने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं कि ये सिस्टम आपने इन इन टेस्ट केसेस की मदद से जो है ना वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो टेस्ट केसेस हमारे पास क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इट इज नेसेसरी टू जनरेट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा व्हिच इज यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन। ये डॉक्यूमेंटेड में लिखे होते हैं पेपर्स के ऊपर कि आपने फलां फंक्शनैलिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये वाला टेस्ट कंडक्ट करें। तो एसटीओ की जॉब क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा होता है ना, उसे जो है ना वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से तमाम टेस्ट केस मिल जाते हैं कि भाई ये टेस्ट केस हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, इनको आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करो और रन करके जो इसका रिजल्ट आता है वो इसके ऊपर लिखते चले जाओ। समझ आ रही है? तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर टेस्ट जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है ना इसको जो है ना वो किया जाता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो टेस्टर होता है उसका काम टेस्ट टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, ना कि वो टेस्ट केसेस को लिखेगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिकेशन में सारा कुछ लिखा हुआ है, राइटिंग टेस्ट के, जनरेटिंग टेस्ट प्रोसेस एंड डिमांड सिनेरियोज, ये सारा कुछ आपके डिजाइनर का काम है जिसने
इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। ठीक है जी, टेस्टिंग वाले का काम सिर्फ इतना ही है कि उसने उस एक्टिविटीज को रन करना है जो भी उसके पास आती है। एक टेस्ट केस को कैसे लिखा जाता है या उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं वो तो हमारी डोमेन में नहीं आता। अलबत्ता हम बात करते हैं कि टेस्ट केसेस में की टाइप्स कौन सी हैं जी, ठीक है? कौन-कौन से टेस्ट केस के फेजेस हैं? इसमें यूनिट टेस्टिंग है, मॉड्यूल टेस्टिंग है, सब सिस्टम टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग इसके अंदर आता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसके अंदर आता है, अल्फा टेस्टिंग है और बीटा टेस्टिंग है। अगर आप विकिपीडिया का लिंक भी देखेंगे तो ये नाम आपको वहां पे भी नजर आएंगे। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस, ये सारे नाम आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये टेस्टिंग है क्या। इसके लिए ये डायग्राम है और उसके बाद ये हमारा आज का लेक्चर जो है ना वो खत्म हो जाएगा जी। आपने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट किया, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने के लिए आपका जो टेस्ट है वो है एक्सेप्टेंस प्लान टेस्ट। सिस्टम आपने बना दिया, उसके लिए सिस्टम इंटीग्रेशन है। सिस्टम डिजाइन कर दिया, उसके लिए भी सिस्टम इंटीग्रेशन भी हो सकता है, सब सिस्टम भी हो सकता है। डिटेल डिजाइन को चेक करने के लिए सब सिस्टम का टेस्ट भी हो सकता है, कोड एंड यूनिट टेस्ट भी हो सकता है। और उसके बाद ये दोनों आएंगे तो सब सिस्टम इंटीग्रेशन, यानी आपके डिजाइन को चेक करने के कितने टेस्ट हैं। यूनिट टेस्ट भी इसको डिजाइन को चेक करता है, इंटीग्रेशन टेस्ट भी इसको चेक करता है, ठीक है। तब जाके आपका जो है ना ये डिजाइन मुकम्मल होता है जी, ठीक है। तो अब ये हैं क्या क्या, हम इसको पढ़ लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग में आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर या सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट को चेक करते हैं। हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स स्टोर की, तो ई कॉमर्स स्टोर के अंदर अगर आप पेमेंट वाले यूनिट को चेक करते हैं कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली होती है या नहीं होती है, तो ये कहलाएगी यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद आ गया मॉड्यूलिंग। मॉड्यूल क्या है? एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। जो शॉपिंग करना होता है ये एक मॉड्यूल होता है कि इसमें जो है ना वो यूजर आके जो है ना प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कार्ट में डालता है, उसके बाद पेमेंट करता है और जो है ना उसकी जो है ना वो शॉपिंग मुकम्मल होती है। ये एक मॉड्यूल है, समझ आ रही है। अब आपने इसके अंदर शॉपिंग कार्ट का कंपोनेंट भी मौजूद है, इसके अंदर पेमेंट का कंपोनेंट भी मौजूद है और इसके अंदर ऐड फिल कार्ड का भी। तो इन दोनों को आपने इकट्ठा करके जो जो कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको इकट्ठा करके जब आप टेस्ट करेंगे, दिस वुड बी नोन एज मॉड्यूल टेस्टिंग। जब आप बात करेंगे सब सिस्टम की, एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम हो सकते हैं। बैंक के अंदर चले जाएं, अकाउंट्स का सब सिस्टम मौजूद है, एचआर का सब सिस्टम मौजूद है। तो जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं, ये वो मॉड्यूल्स उनको इकट्ठा करके जो एक आपके पास सब सिस्टम बनता है, उसको टेस्ट करना जो है ये सब सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। और फिर उन तमाम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक पूरे सिस्टम में लगाकर उस पूरे सिस्टम को चेक करना जो है ये सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। अब आपने यूनिट भी कर लिया, मॉड्यूल भी कर लिया, सब, यानी आप बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू हुए, पूरे सिस्टम तक आप उसे टेस्ट करते हुए आ गए हैं। अब पूरा सिस्टम बन गया है, टेस्ट हो गया है। अब आपने जो टेस्ट इसके ऊपर रन करना है ये वैलिडेशन टेस्ट होगा। अब आप यूजर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इसे टेस्ट करेंगे और हो सकता है कि ये क्लाइंट प्रेमिसेस के अंदर जाके हो, यानी आपने अगले बंदे को इंस्टॉल करके दे दिया और उसे कहा और उसके सामने अब आप एक टेस्ट चला रहे हैं जी, ये देखें जी ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये जो टेस्ट होगा ये एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा। क्यों इसका नाम एक्सेप्टेंस टेस्ट है? कि इसके होने से आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उसने कहा नहीं जी ये नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो रिजेक्ट होगी और आपने उसको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी अल्फा टेस्टिंग। हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फॉर कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट, इन हाउस टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको, उनके लिए जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, यानी ये एक्सेप्ट से पहले है अल्फा जो है। इन हाउस कस्टमाइज प्रोजेक्ट है, आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक टीम बना दी और उसे कहा है कि इसको इसके ऊपर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चला के देखो जी ये बिल्कुल ठीक है ताकि हम अगले बंदे को डिलीवर कर दें। तो ये है अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि हम कोई प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स में भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी वो इसको चलाएं, चेक करें और जो जो एरर्स हैं वो हमें रिपोर्ट कर दें। तो ये हमारे पास कहलाती है बीटा टेस्टिंग। समझ आ गई बात की जी। इसी तरह
दो और बहुत बड़े फ्रेम्स हैं, एक का नाम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक का नाम है हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, आप उसके अंदर लेफ्ट साइड से कोई चीज़ डालते हैं और राइट साइड से ना वो निकल आती है। लेफ्ट से आपने डाली, राइट से जो है ना वो उसका जवाब आ गया, आप इसको ऐसे समझें, ठीक है? आपने आपके पास एक सिस्टम है, जो जो ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं नज़र आ रहा। आप आपसे कहा जाता है जी आप लेफ्ट पे इसे इनपुट दें, राइट से अपनी आउटपुट लें। लेफ्ट से आपकी इनपुट गई, राइट से आपकी आउटपुट आ गई। अगर आपकी आउटपुट ठीक है तो इसका मतलब है इसने टेस्ट पास कर लिया, इसने इनपुट को रिक्वायर्ड आउटपुट में चेंज कर दिया। अंदर क्या हुआ इसकी डिटेल का आपको बिल्कुल पता नहीं है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्या सॉफ्ट प्रोसेसिंग हुई है, क्या डाटा स्ट्रक्चर हुआ, कितने फंक्शन इस्तेमाल हुए, कितनी देर लगी, क्या हुआ, इस डिटेल के बगैर आपने एक सिस्टम को सिंपली इनपुट और आउटपुट की बुनियाद पे कर लिया, दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, उसी ब्लैक बॉक्स जो है उसको आप व्हाइट बना लें। समझ आ रही है? अब व्हाइट होगा, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो जब आप इनपुट डालेंगे, आपके सामने जब आउटपुट निकलेगी तो आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर इसकी कोडिंग कैसे की हुई है, डिजाइनिंग कैसे की हुई है, स्ट्रक्चर इसका क्या है। यानी अगर आप गौर से देखें तो यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग और जो कंपोनेंट है, जो इंटीग्रेशन है, ये सारी की सारी जो है ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, जिसके अंदर जो टेस्टर होता है उसे इनपुट और आउटपुट्स के अलावा उसके स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन, कोड और तमाम चीज़ों का भी अंदाज़ा हो रहा होता है जी। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का लेक्चर जी। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं टेक्निकल रिव्यूज़ से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हमने कल डिस्कस कर लिया था, ये हैंडआउट्स भी मेरे पास हैं। हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसको भी ज़िक्र किया था हमने, और उसके बाद हमने जो मेजर टाइप्स थी हमारे पास उनको हमने देख लिया था। आज हम उसी टेस्टिंग के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो मज़ीद चीज़ें आएँगी उनको हम डिस्कस करेंगे जी, कि टेस्ट केसेस हमारे पास क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास बेसिक कोड स्ट्रक्चर जी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, आपको याद होगा मैंने ये सर प्रेसमैन की बुक आपके साथ शेयर की थी, और इस बुक के अंदर जो चैप्टर मैंने आपसे कहा था कि जिन चैप्टर्स को आपने रीड करना है, जो टेक्निकल रिव्यूज़ के अंदर आते हैं, या जिनके अंदर हमारा ये आउटलाइन सिलेबस मौजूद है, उनको मैंने जो है ना वो हाइलाइट आपके सामने किया था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स का चैप्टर है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ का चैप्टर है। अगर हम 437 पे जाएँ, ठीक है? तो देखें ज़रा, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक से, और इसकी आउटलाइन को अगर हम देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस करने के बाद वो हमें डायरेक्ट ले जाता है ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद ये वही खूबियाँ हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो उसके बाद जो हमें जो चीज़ इसके अंदर हमारे पास आती है ना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये हमने कल डिस्कस की, ठीक है? देखें, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर लॉजिकल एरर्स और इनकरेक्ट असम्पशंस जो होती हैं, वो हमें नज़र आती हैं, और इसी तरह हमें इसकी इंटरनल जितनी भी डिटेल होती है, उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इंटरनली सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। हमने जस्ट उसको इनपुट देनी है और उसकी आउटपुट को देखना है कि क्या ये आउटपुट ठीक है या नहीं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो पहली टेक्नीक हमारे पास आती है, ये है बेसिस पाथ टेस्टिंग, और इसको फ्लो ग्राफ नोटेशन भी कहते हैं। छोटा-सा ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, कि आप देखें आपके पास 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो स्ट्रक्चर्स आपके पास होते हैं कोड के, सीक्वेंस कोड होता है जिसमें कोई इफ एल्स या व्हाइल नहीं है। फिर आपके पास इफ स्ट्रक्चर आता है, उसके अंदर क्या होता है कि आप एक सर्टेन पॉइंट पे आके डिसाइड करते हैं कि आपने ऑन ट्रू साइड जाना है या ऑन फॉल्स वाली साइड पे जाना है। व्हाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक मखसूस अरसे तक, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, हम एक लूप के अंदर रहते हैं। इसी तरह व्हाइल के अंदर अनटिल लूप भी आती है और केस स्टेटमेंट आती है। ये ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे प्रोग्राम के। तो इन स्ट्रक्चर्स को भी टेस्ट किया जाता है कि इन स्ट्रक्चर को टेस्ट करने की जो
जो तरीकाकार है उसे हम फ्लो ग्राफ नोड कहते हैं और इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं इसे साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, वो भी आपको आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ जी। फ्लो ग्राफ नोटेशन हमारे पास क्या है? देखें जी, इन हैंडआउट्स के अंदर भी उसी तरह उसने बताया है कि फ्लो ग्राफ नोटेशन होती क्या है और उसके बाद उसने ये एक एग्जांपल दी है आपके सामने। ये कोड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यानी आपका कोड या तो 1 के ऊपर डायरेक्ट 6 पे चला जाएगा या ये 2 पे आएगा और उसके बाद 4 पे जाएगा और 4 के बाद 5 पे आ जाएगा, या आपका कोड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 के ऊपर भी आ सकता है। आपका कोड 1 से 2, 2 पे 4 और 4 से दोबारा 2 के ऊपर जाके फिर 4 पे आ सकता है, यानी डिफरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बन सकती हैं। इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसके पाथ हमारे पास आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है जी, इसको ज़हन में बिठा लें आप, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से ये ग्राफ है और उसके बाद ये वो तमाम पॉसिबल पाथ हैं जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आपका प्रोग्राम 1 टू 6 जा सकता है, आपका प्रोग्राम 1 2 3 4 5 1 6 पे जा सकता है, आपका प्रोग्राम 1 2 4 5 1 6 पे जा सकता है। इस तरह ये वो सारे पॉसिबल पाथ हैं जो आपके प्रोग्राम की इस ग्राफ के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इन इन पाथ्स को टेस्ट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पाथ होते हैं। यानी हमारे पास अगर हम इन पाथ्स को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा पाथ बन जाते हैं। इनको फिर किस तरह से हम हैंडल करते हैं, किस तरह से हम इनको जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। इन दिस स्कीम स्टेटमेंट्स ऑफ कोड आर टेस्टेड फॉर सक्सेसफुल टेस्ट दैट चेक्स ऑल स्टेटमेंट्स। तमाम स्टेटमेंट्स के लिए हम करते हैं। ब्रांच कवरेज भी हम इसको करते हैं, ब्रांच जिसमें डिसीजन वगैरह आता है, और ये सारी चीजें जो है ना वो किस तरह से हैंडल की जाती हैं। ये आपके सामने है 1 2 3 है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें देखें हमारे पास स्टेटमेंट कवरेज क्या है, ब्रांच हमारे पास कवरेज क्या है और पाथ एवरेज हमारे पास क्या है। ये तीन चीजें इस तरह के कोड में से आपको पॉसिबिलिटी है कि ढूंढने के लिए कहा जाए। इफ ए डबल इक्वल्स बी है तो सी इज इक्वल टू डी हो जाएगा और उसके बाद ए प्लस प्लस। इस स्टेटमेंट को हम 1 2 और 3 का नाम देते हैं। इसका जब हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ये आता है कि एक ऑप्शन तो ये है कि 1 के बाद ये डायरेक्ट 3 पे जा सकता है और एक ऑप्शन ये है कि 2 के बाद ये 3 पे जा सकता है, ठीक है जी। तो इसमें से स्टेटमेंट कवरेज को निकालना हमारे पास क्या मतलब कैसे स्टेटमेंट कवरेज इसकी निकलेगी जी, कि अगर a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू 1 हो, हम वैल्यू पुट अप करते हैं पहली। उसके बाद फिर हमारे पास अगर a इज इक्वल टू b हो जाएगा तो देन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है ना वो रन करेगी, यानी स्टेटमेंट a डबल इक्वल 2 के ऊपर स्टेटमेंट 2 पे जाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट 3 के ऊपर जो है ना ये वैल्यू चली जाएगी। ये टोटल स्टेटमेंट कवरेज होगी। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसमें दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच इसके अंदर 1 और 3 की है और एक ब्रांच इसके अंदर 1 और 2 की है, यानी ये 1 से या तो 2 पे जाएगा और 1 से या 3 पे जाएगा। ये इसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस होगी। अब हम बात करते हैं पाथ्स की, कि पाथ्स इसके अंदर क्या होते हैं। जो मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ से लेकर 5 तक आने के पॉसिबल जो पाथ हैं, ये प्रोग्राम आपका 1 2 3 से 1 और 5 इसी तरह किस तरह से ये आ सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको फाइंड आउट करना। अब ये जो प्रोग्राम आपके पास है ना, इस प्रोग्राम का कोड देख लें और इसकी जरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर n तो 0 होना तो आपके पास पाथ आएगा 1 से लेकर 5 तक। अगर n 1 होगा तो पाथ होंगे 2, अगर n 2 होगा तो पाथ होंगे आपके पास, ये देखें कितने पाथ बनेंगे, ये 4 पाथ बनेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, अगर आपके पास n पाथ होंगे तो आपके पास जो पॉसिबल, अगर आपके पास n की वैल्यू n जो है n पाथ होंगे तो आपके पास सॉरी n अगर आपके पास वैल्यूज होंगी तो 2 रेज टू द पावर n पॉसिबल पाथ इसके बनेंगे, ठीक है। n 2 रेज टू दी पावर अगर आप n लेते हैं और n को 20 रखते हैं तो ये बनता है जी 1 मिलियन पाथ जो हैं वो इस प्रोग्राम के पॉसिबल पाथ जो हैं वो बनेंगे। अब 1 मिलियन पाथ्स को किसी भी सूरत में टेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो आता है, यानी देखें यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है वो सिचुएशन कहलाती है साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी।
साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका एक छोटा सा जनरल फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू जी, G इज इक्वल टू E माइनस एन प्लस टू। जब आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मिनिमम इतने पाथ्स के लिए इसको टेस्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप इसको कैलकुलेट कर लें। थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए जी। V वर्टिसेस होता है, G फॉर ग्राफ है, N फॉर नोड्स है, E फॉर एजेस है। अब इसमें एजेस क्या हैं, नोड्स इसमें क्या हैं, सबसे पहले तो ये देख लें जितने ये पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, ये आपके नोड्स हैं। 1 2 3 4 5 6, N की वैल्यू इस के अंदर जो है ना वो 6 है जी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं जी। इसमें वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं और एजेस हमारे पास जो है ना वो कितने हैं जी। एजेस इसमें काउंट करें जी, ये जो तीर वाले लाइनें हैं ये एजेस हैं। एक लाइन, 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो एजेस हैं वो 8 हैं। देखें जी, नंबर ऑफ एजेस 8 हैं, नंबर ऑफ नोड्स 6 हैं। तो हम साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप 4 पाथ जो हैं वो टेस्ट कर लें तो इसका मतलब ये है कि इसे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अब आप वो 4 पॉसिबल पाथ जो हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं और वो उसने लिस्ट करके दिए हैं। यहाँ पर दो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। नंबर 1, आपको साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना आना चाहिए। नंबर 2, इसके जो पॉसिबल पाथ हैं आपने फिर वो बना लेने हैं। ठीक है, तो अब इसके 4 पाथ बनेंगे तो 4 बना लें जी। 1 से 6 तक एक पाथ है, दूसरा 1 2 3 4 5 दूसरा हो गया, तीसरा 1 2 4 और 5 जो है ये तीसरा हो गया, और इसी तरह इसके ऊपर कोई चौथा पाथ भी उसने मेंशन है किया हुआ होगा। ठीक है जी, इसी तरह ये एक और एग्जांपल आपके सामने उसने कैलकुलेट करके दी है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करके दिखाया गया। तो ये जो है ना आपको साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट, इसकी इक्वेशन और इसका ग्राफ जो है ये आपको आना चाहिए। ये इसके अंदर जो है ना वो जरूरी हो जाएगा जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ऑप्शन वो क्या है जी। अगर हम हैंडआउट्स को देखें तो उसमें यूनिट टेस्टिंग आ गया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है जी। यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि यूनिट टेस्टिंग से मुराद ये है कि जब आपके पास एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है तो उस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको आपने किस तरह से टेस्ट करना है। कल हमने सारी एग्जाम पढ़ी थी यूनिट टेस्टिंग की, जिसके अंदर हमने जो है वो देखा था यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है, सब सिस्टम है, फिर मॉड्यूल है, और उसके बाद हम जो है ना वो चले गए थे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर। एक टेक्निक सॉफ्टवेयर को डिफेक्ट से दूर करने की टेस्टिंग है और दूसरी जो है ना वो इंस्पेक्शन है। ये जो इंस्पेक्शन की टेक्निक है ना, इस टेक्निक के अंदर जो सबसे पहली टेक्निक आती है इंस्पेक्शन की टेक्निक, वो आती है हमारे पास जो हमारा इसका टॉपिक बनता है, दैट इज टेक्निकल रिव्यू। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं टेक्निकल रिव्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेक्निकल रिव्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है जी, आमतौर पर इन्हें FTR कहा जाता है, सॉफ्टवेयर टेक्निकल रिव्यू। यह है जो हैंडआउट्स मैंने दिए हैं इसमें नहीं है, लेकिन बुक के अंदर मौजूद है। बुक के अंदर आपको ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के नाम से मिल जाएगा। 3 चैप्टर आपको बताए थे कि वो ये देखें जी, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के नाम से ये हमारे पास मौजूद है। हमें मिल गया जी ये व्हाट इज टेक्निकल रिव्यू जी। देखें, टेक्निकल रिव्यू जो है ये स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आता है। मैंने लेक्चर के शुरू में बताया आपको कि दो तरह की टेस्टिंग होती है, स्टैटिक और डायनामिक। पहले तो हम देख लेना जी कि स्टैटिक टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है। ढूंढे, मेरा ख्याल है विकिपीडिया के ऊपर ये मुझे आर्टिकल मिल जाएगा।
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जिसके अंदर हमें हाँ जी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिल्कुल। कल हमने टेस्टिंग की टाइप्स को डिस्कस किया था, लेकिन इस एस्पेक्ट में हमने नहीं देखा था कि हमारे पास डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है और स्टैटिक टेस्टिंग जो है ये हमारे पास क्या होती है। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है जी टेस्टिंग के हवाले से। अगर आप सिर्फ इसी को एक्सप्लोर कर लेंगे तो इसमें सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, सारी की सारी। और मेरे ख्याल में आपको ये आर्टिकल जो है ये छोड़ना नहीं चाहिए, इसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ जी आपके साथ। इसके कंटेंट्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं सारी डेफिनेशंस ही, सिर्फ आपने उसके अंदर फ़र्क को फाइंड करना है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से पेपर में सवाल आता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो टेस्टिंग को छोड़ दे, ठीक है? हर सूरत में टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के अंदर जो है ना, ये देखें सबसे बड़ी टेस्ट अप्रोचेज़ जो हैं वो 3 हैं, स्टैटिक है, डायनामिक है और पैसिव है। स्टैटिक के अंदर आप देखें वॉक थ्रूज़ मौजूद हैं और इसी तरह रिव्यूज़, ये टेक्निकल रिव्यूज़ ही होते हैं, ये मौजूद हैं, इंस्पेक्शंस मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रेफर्ड एज़ स्टैटिक टेस्टिंग। टेस्टिंग स्टैटिक होती है, जबकि जो टेस्ट केसेज़ हम पढ़ के आए हैं, ये डायनामिक टेस्टिंग के अंदर आता है। स्टैटिक टेस्टिंग होती बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे समझें जैसे प्रूफ रीडिंग है, प्लस प्रोग्रामिंग टूल्स है। आपने जब अपने एडिटर्स के अंदर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने या क्लाइंट के हवाले करने से पहले जितनी आपकी टेस्टिंग होती है, ये सारी की सारी स्टैटिक टेस्टिंग होती है, ठीक है? लेकिन जब आप डायनामिक टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, व्हेन प्रोग्राम रन्स इटसेल्फ, जब आपने एक प्रोग्राम जो है उसको 100% कंप्लीट कर लिया और उसको आपने जाके जो है ना वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं, जो हमने कल पढ़ा था कि हम क्लाइंट साइड पे ले जाते हैं, वहां पे उसको टेस्टिंग करवाते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट हम उसके ऊपर रन करते हैं कि जी अब आप इसको वैलिडेट कर लो, क्योंकि वेरिफिकेशन तो हम करके आए हैं पहले। वेरिफिकेशन के अंदर वो सारी चीजें हम देख के आए हैं कि ये तमाम फंक्शनैलिटीज को मीट करता है। अब फंक्शनैलिटीज को मीट करना ये वेरिफिकेशन है, यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करना ये वैलिडेशन है। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के लिए जब हम उसे चलाएंगे, चलाने के बाद जब हम उसे सारी चीजें दिखाएंगे, तो उस वक्त ये जो टेस्टिंग होगी ये हमारे पास डायनामिक टेस्टिंग कहलाएगी। ये क्लाइंट साइड पे भी हो सकती है, ये क्लाइंट के सामने भी हो सकती है, जिसके अंदर आप इन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को चला के दिखाएंगे। और डायनामिक टेस्टिंग का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं। ये बात भी ज़हन में रखिएगा, टेस्ट केसेस लिखे हुए होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखता है, और वो टेस्ट केसेस जो है ना वो दे दिए जाते हैं, उन्हें उन्हें कहा जाता है जी आप 1 बाय 1 करके इन टेस्ट केसेस को रन करके हम आपको दिखाएंगे और उसकी बुनियाद पे आप इसको वैलिडेट करेंगे जी, ठीक है? ये हमारे पास जो है कहलाती है डायनामिक टेस्टिंग जी। Passive testing means verifying the system behavior without any interaction with the software product। हम सॉफ्टवेयर को रन नहीं करेंगे, हम इसको जो है ना वो विदाउट एनी इंटरेक्शन, यानी हम उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको खुद से चला के देखेंगे, अपनी टेक्निकल टीम को दे देंगे, वो इसे जो है ना वो रिव्यू करेगी। इसी के अंदर हमारे पास जो है ना ये टेक्निकल रिव्यू वाली जो ऑप्शन है ना ये भी आती है। ये देखें जी टेक्निकल रिव्यू, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमारे पास इनफॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, वॉक थ्रू हैं, टेक्निकल रिव्यूज तीसरी हमारे पास ऑप्शन है। ये टेक्निकल रिव्यू इज ए स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है which is conducted to spot the defects early in the life cycle that cannot be detected with black box testing। यानी क्लियर फर्क इसमें नजर आ रहा है जी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। नंबर 2, ये अर्ली लाइफ साइकिल, यानी आपने इनपुट डाली है, आउटपुट ही गलत आ गई, आपको पता चल गया जी कि इसके अंदर कोई फंक्शन है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से आपको टेक्निकल रिव्यू के बारे में पता चल जाएगा जी, ठीक है? अब आपने, मैं दोबारा से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी आपने इस आर्टिकल को नहीं भूलना। इसमें देखें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी मौजूद है, इसमें जो मैंने आपको बता दिया, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं उनके नाम भी आपको मिल गए। एपीआई टेस्टिंग है, कोड कवरेज है, फॉल्ट इंजेक्शन है, ठीक है, म्यूटेशन टेस्टिंग है, स्टैटिक टेस्टिंग है, ये सारी टेक्निक जो है ये व्हाइट बॉक्स में आती हैं, ठीक है? ये नाम उनके मौजूद हैं, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है ये मैंने कल आपको बता दिया था। इसके जो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होंगी वो भी आपको नजर आएंगी। तो इसमें काफी लेवल्स हैं, देखें टेस्टिंग लेवल्स में यूनिट टेस्टिंग हमने पढ़ी कल,
इंटीग्रेशन भी हमने देखा, काफ़ी तफ़सील के साथ ये आर्टिकल आपके पास मौजूद है। इसको इसमें से आपने जितनी टाइप की भी टेस्टिंग है, इन तमाम को आपने एक दफ़ा गो थ्रू जो है वो कर लेना है।